Hello everyone. Once again, a very warm welcome to all of you. Once again, a very warm welcome to all of you. आज अपने इस लेक्चर सीरीज में फिर से हम लोग शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे रेल स्टील के कंपोजिशन पर या रेल स्टील का स्टैंडर्ड सेक्शन का साइज क्या होता है, रेल स्टील कितने अलग अलग तरह से स्टैंडर्ड डिजाइन की जाती है, उनकी कौन सा रेल स्टील कहाँ यूज करना चाहिए, इन सब तथ्यों पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि पिछले लेक्चर में हमारी आपकी बातचीत चल रही थी कि रेल क्या है, याद करिए, तो हम लोग वही उसी पर चर्चा कर रहे थे कि रेल क्या है। तो हमारी आपकी सबसे बेसिक चर्चा हुई थी कि किसी रेलवे ट्रैक पर बिछाए गए इस्पात के यानी स्टील के वो दो गर्डर जिन पर क्या होती है भाई, जो जिन पर हमारी ट्रेन दौड़ती है सर जी, वही दोनों गर्डर जो ना किस नाम से जाने जाते हैं, रेल के नाम से जाने जाते हैं। और इसी के बारे में आज हम लोग को बातचीत करनी थी। तो फिर हमने आगे चर्चा कर ली कि भाई ठीक है, पहले तो कंपोनेंट किसी रेलवे ट्रैक का रेल है और रेल पर ही सबसे पहले बातचीत शुरू करेंगे। यानी आपके हिसाब से अगर बात करनी हो तो सर जी ये जो गर्डर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले और ये वाले, ये गर्डर जो हैं, ये गर्डर भी क्या कहलाएंगे सर? दिस गर्डर्स आर नोन एज रेल। क्या कहलाएंगे? रेल कहलाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं पर हमारी आपकी आज चर्चा होनी है, इनका कंपोजिशन क्या होता है और कैसे हम इनको बनाते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। सबसे पहली बात मैंने बता दिया था कि इनका काम क्या है, तो आपने बताया था रोलिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना, लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। इस तरह की बातें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज जो अपना मुद्दा है वो कंपोजिशन ऑफ रेल स्टील है कि रेल स्टील के कंपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा था कि भैया रेल स्टील जो है वो दो प्रकार की हम बनाते हैं। पॉइंट और क्रॉसिंग के लिए हम ऑस्टेंटिक मैग्नीज स्टील या उसी का नाम है हाई मैग्नीज स्टील या मीडियम कार्बन स्टील बोलते हैं इसको आप, क्योंकि कार्बन कंटेंट उसमें कम कर लेते हैं। और जनरल पर्पजेस के लिए हम कौन सा हाई कार्बन स्टील इस्तेमाल करते हैं। तो दो चलेगा। पहला कंपोजिशन लिखेंगे फॉर ऑर्डिनरी रेल, पहला कंपोजिशन लिखेंगे फॉर ऑर्डिनरी रेल। ऑर्डिनरी रेल कहने का मतलब है जो भाई देखो, सीधे सीधे समझो कि जो रेल जो है जो रेल स्टील जो है सामान्य रेलवे ट्रैक, सीधे रेलवे ट्रैक पर इस्तेमाल होने वाली है, वहां के लिए बात करेंगे। पॉइंट और क्रॉसिंग एक विशेष व्यवस्था है, विशेष स्थान है जहां के लिए दूसरा कंपोजिशन चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि वियर एंड टीयर का हिसाब किताब कुछ है, तो उसको भी हमें लोग को समझना है। तो फॉर ऑर्डिनरी रेल, ऑर्डिनरी रेल का मतलब क्या है? हाई कार्बन स्टील, हाँ हाई कार्बन रेल स्टील। अगर इसके लिए बातचीत करनी हो तो हम लिख सकते हैं कि हाई कार्बन रेल स्टील। ठीक, हाई कार्बन रेल स्टील। तो इसके लिए कंपोजिशन पर हम लोग को बातचीत करनी है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करो तो इसमें मुख्य तौर पर कुल 6 कंपोनेंट देखने को आपको मिलेंगे। पहला कंपोनेंट जो देखने को मिलता है, द फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपको देखने को मिलता है वो है कार्बन। क्या देखने को मिलेगा? कार्बन। अच्छा, दूसरा इंग्रेडिएंट जो आपको देखने को मिलेगा वो है मैग्नीज। क्या देखने को मिलेगा? हाँ, मैग्नीज। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? मैग्नीज देखने को मिलेगा। ठीक, अच्छा, थर्ड इंग्रेडिएंट जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज सिलिकॉन। फोर्थ इंग्रेडिएंट जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज सल्फर। फिफ्थ इंग्रेडिएंट जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज फास्फोरस। एंड सेवेंथ, सिक्स इंग्रेडिएंट, लास्ट सॉरी फिफ्थ के बाद सिक्स इंग्रेडिएंट, रेस्ट इज एफी। आयरन है। क्या है? एफी, आयरन। रेस्ट इज आयरन। तो अब इनके कंपोजिशन की बात कर ली तो परसेंटेज क्वांटिटी पर भी बात करो। जो कार्बन कंटेंट है, अगर कार्बन कंटेंट की बात करो तो इस तरह की स्टील में कार्बन कंटेंट 0.5 से कितना 0.5 से लेके 0.68% तक होता है। 0.68% तक हो जाता है। ये कार्बन कंटेंट का हिसाब किताब है किसमें? ऑर्डिनरी रेल के लिए या फिर हाई कार्बन स्टील के लिए ये हिसाब किताब चलेगा। दूसरी बात करते हैं, अगर मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज 0.65 से, कहां से? 0.65 से 0.9% तक चलता है। ठीक, अच्छा, तीसरी बात करते हैं हम लोग, अगर किसकी बात करेंगे? सिलिकॉन की। तो सिलिकॉन का हिसाब किताब जो चलता है सर 0.05 से 0.3% तक। 0.05 से 0.3% तक, 0.05 से 0.3% तक। तो ये कंपोजिशन आपने इन तीन का देख लिया। अब बात करना है, अगर बात करना है किसका? सल्फर का और फास्फोरस का। तो ये कितना होगा? 0.05% और बिलो। ठीक, फास्फोरस की भी बात करो, ये भी कितना? 0.05%
और बिलो। और बाकी जो बचा, हाँ, जो बचा है, रेस्ट इज आयरन। बाकी बचा जितना परसेंटेज है वो सारा परसेंटेज किसका होगा? लोहे का होगा, आयरन का होगा। और ये केमिकल कंपोजिशन जो है सर आपके रेल स्टील का चलता है ऑर्डिनरी पर्पस के लिए। ठीक, ऑर्डिनरी पर्पस के लिए यही कंपोजिशन आपका चलेगा। अच्छा, अब दूसरी बात करेंगे सर कि अगर सर कौन सा स्थान है, अगर हम लोग देखें कि पॉइंट और क्रॉसिंग वाली स्टील है तो उसका क्या हिसाब किताब है। तो चलिए सेकंड बात करते हैं। सेकंड बात करते हैं। सेकंड, for point and crossing rail, for point and क्रॉसिंग रेल, पॉइंट और क्रॉसिंग के लिए जब रेल बनाएंगे तब कौन सा चलेगा? तब हम इस्तेमाल करते हैं हाई मैग्नीज स्टील या फिर उसी को बोलते हैं मीडियम कार्बन स्टील। हाँ, उसी को बोलिएगा। तो हम यहां लिखने हैं वाले हैं हाई मैग्नीज स्टील। ठीक, इसकी बातचीत करेंगे। तो इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करो सर, इसके भी केमिकल कंपोजिशन में अगर हम लोग देखें तो वही कंपोनेंट होंगे, पहला कार्बन ही होगा। ठीक, दूसरे की बात करते हैं, कार्बन के बाद हमको देखने को मिलेगा मैग्नीज Mn। तीसरा कंपोनेंट जो हमें देखने को मिलता है वो सिलिकॉन है। कौन है? सिलिकॉन है। चौथा कंपोनेंट जो हमें आपको देखने को मिलेगा वो सल्फर है। कौन है? सल्फर। और पांचवा कंपोनेंट फास्फोरस, क्या देखने को मिलेगा? फास्फोरस। और छठा कंपोनेंट दैट इज Fe। ये कंपोनेंट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां परसेंटेज पर हिसाब किताब पर थोड़ी बातचीत करनी है कि कितना परसेंट कौन सा होगा। अगर कार्बन कंटेंट की बात करो तो इसमें हम कार्बन कंटेंट थोड़ा और कम कर लेते हैं और ये हो जाता है 0.5 से 0.6%। जबकि पिछले में कितना था? 0.5 से लेकर अगर बात करनी हो, पिछले में कितना था? 0.5 से लेकर बात करनी हो 0.68 तक था। ठीक, अच्छा नेक्स्ट मैग्नीज की बात करते हैं। मैग्नीज का कंटेंट यहां बढ़ा लिया जाता है और ये जाता है 1.25% तक। तो थोड़ा मैं इसे ऐसे लिखने वाला हूं, हाँ, कितना? 0.9 से 1.25% तक। और ये देखो थोड़ा सा ज्यादा है पिछले वाले के कंपैरिजन में, इसलिए ऐसे हाई मैग्नीज स्टील भी हम कहते हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट बात करेंगे अब हम लोग, नेक्स्ट बात करेंगे सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का हिसाब किताब कितना चलेगा भाई? 0.05 से 0.2% तक। 0.05 से 0.2% तक ये हिसाब किताब चलेगा सिलिकॉन का। नेक्स्ट बात करना हो किसका? हाँ, सल्फर का। किसका बात करना हो? सल्फर का। तो सल्फर का जो केमिकल कंपोजिशन आएगा वो 0.06% और बिलो, इससे कम। या फिर बात करनी हो आपको किसकी? फास्फोरस की। तो फास्फोरस भी कितना? 0.06% और बिलो, यही चलेगा 0.06% और बिलो। एंड जितना बचा रह गया है रेस्ट परसेंटेज, या ऐसे लिख दो रेस्ट इज आयरन। बचा जितना प्रतिशत मात्रा है वो किसका होगा? आयरन का होगा। तो ये दो कंपोजिशन में आपकी रेल स्टील आती है, आप इन दोनों को जानते रहिएगा। अब कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें आपको चर्चा करनी चाहिए कि भाई एक बात बताइए कि फास्फोरस का क्या काम होता है, सिलिका का क्या काम होता है, हा? अगर ये सल्फर है तो क्या काम करेगा, क्या हम इसे हटा नहीं सकते, रखना क्यों कंपलसरी है भाई? तो कुछ तो कहानी होगी। जैसे अगर हम बात करें तो फास्फोरस की, हाँ, और सल्फर की, ये रेल स्टील में अशुद्धि के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं? अशुद्धि के रूप में विद्यमान रहते हैं। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां नोट करके आपके लिए कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। क्या पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं? क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं हम? तो लिख लिया ये। अब दूसरा पॉइंट हम इस पर अगर बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? नोट करके हम यहां बात लिख रहे हैं कुछ, और वो जरूरी बातें हैं। पहली बात नोट करके हम चलने वाले हैं कि फास्फोरस एंड फास्फोरस और कौन सर? फास्फोरस एंड सल्फर आर प्रेजेंट एज impurities।
हाँ, ये दोनों अशुद्धि के रूप में हमें रेल स्टील में देखने को मिलेंगे। तो अशुद्धि है तो क्यों रखना भाई, शुद्ध कर लेते, कुछ तो काम होगा इनका कहीं ना कहीं। तो इस पर हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। जैसे अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर जो है रेल स्टील के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है, बहुत ही ज्यादा घातक है। सल्फर आर वेरी इंजरियस, सल्फर इज वेरी injurious to रेल स्टील। का है भाई, क्या करता है, बिकॉज इट फॉर्म्स FeS। कौन सा कंपाउंड बनाएगा, FeS, ये फेरस सल्फेट। हाँ, फेरस सल्फाइड कह सकते हैं आप। ये फेरस सल्फाइड जो बनाएगा, ये फेरस सल्फाइड जो है, हाँ, इतना ज्यादा घातक है कि सर ये रेल स्टील पर बाद में, हाँ, बाद में क्या करता है, ये रेल स्टील पर सतह पर इकट्ठा होकर जम जाता है, धीरे धीरे रेल स्टील का क्षरण करा देता है। तो यानी सल्फर जो है स्टील के लिए बहुत ही ज्यादा इंजरियस है, नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात करते हैं, नहीं होना चाहिए तो फिर भी रखते हैं भाई, इस पर भी हम लोग आगे चलकर चर्चा करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड स्टेटमेंट। और थर्ड स्टेटमेंट अपना एक टर्म आता है, आप लोग पढ़े हो अगर तो, किलिंग ऑफ स्टील। क्या होता है, किलिंग ऑफ स्टील। मैंने पिछले लेक्चर में आपसे बात करी थी और पूछा भी था, जब स्टील का हम उत्पादन कर रहे होते हैं तो उस दौरान ढेर सारे ऑक्सीजन, हाँ, एयर बबल्स क्या है, भीतर कंक्रीट में इंट्रैप रह जाते हैं। अगर ये क्या होंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, हाँ, तो कंक्रीट में, सॉरी कंक्रीट कह रहा हूं, स्टील में वाइड रह जाएगा। और स्टील में वाइड रह जाएगा, देखो क्या है कि दिमाग जो है चलता रहता है, और दिमाग आपके हिसाब से ही जवाब देता है, जिस तरह आप क्या करते हैं एल्गोरिदम बना के रखेंगे अपने दिमाग का, वैसे ही। तो मैं हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम कंक्रीट पर ही चर्चा कर रहा हूँ सुबह से। तो हुआ ऐसा रहा है कि सुबह से कंक्रीट पे चर्चा चल रही, तो अभी रेल पढ़ा रहे हैं तो रेल में भी कंक्रीट आ जा रही है। सॉरी फॉर दैट, बट चलते हैं, इधर मूव करते हैं। क्या हिसाब किताब है, किलिंग ऑफ स्टील। तो मैंने आपसे कहा कि जब हम रेल स्टील का उत्पादन कर रहे होंगे तो रेल स्टील का उत्पादन करते समय ऐसा होगा कि उसके भीतर ऑक्सीजन बबल्स, एयर बबल्स इंट्रैप रह जाएंगे, और उनको अगर बाहर नहीं निकाला तो भीतर वाइड क्रिएट कर देंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, सिलिकन मिलाते हैं, किसमें, रेल स्टील में। और सिलिकन मिलाने का एक परिणाम होगा कि ऑक्सीजन के बबल को रिमूव करा देगा, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं किलिंग ऑफ स्टील। तो सरल भाषा में कहना हो तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं सर, कि इफ सिलिकॉन इज एडेड टू लिक्विड, हाँ, अगर लिक्विड स्टील है, हाँ, लिक्विड स्टील है, लिक्विड स्टील, इफ सिलिकॉन इज एडेड टू लिक्विड स्टील, अगर लिक्विड स्टील में हम सिलिकॉन ऐड करेंगे तो सिलिकॉन ऐड करने का परिणाम ये होगा कि ये स्टील को, गुणों को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। इफ सिलिकॉन इज एडेड टू लिक्विड स्टील, इट इंप्रूव्स प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। हाँ, अगर ऐड करेंगे तो स्टील की प्रॉपर्टीज को ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा सर, करेगा क्या ये, हाँ, तो करेगा क्या, कैसे बढ़ा देगा कि भाई ये, हाँ, तो ये करता क्या है, बाय रिमूविंग, बाय रिमूविंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन entrapped in स्टील। हाँ, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन स्टील में है उसे ये रिमूव कर देगा, और यही प्रक्रिया जानी जाती है किलिंग ऑफ स्टील के नाम से। किस नाम से जानी जाती है, किलिंग ऑफ स्टील के नाम से। तो हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फ्रॉम स्टील, extra oxygen from steel by adding सिलिकॉन। अच्छा, समटाइम सिलिका के अलावा भी हम
एक कंपाउंड इस्तेमाल करते हैं और एल्यूमिनियम, ठीक, ये कंपाउंड भी इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इज नोन एज किलिंग ऑफ स्टील। यानी आप क्या कह रहे हैं कि भाई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो स्टील में, लिक्विड स्टील में इंट्रैप्ड है, उसे रिमूव करने की प्रक्रिया चाहे सिलिकॉन मिला के या फिर एल्युमिनियम मिला के जो हम करते हैं, यही प्रक्रिया किस नाम से जानी जाएगी? किलिंग ऑफ स्टील के नाम से जानी जाएगी, जिसकी वजह से स्टील के गुणों में काफी सुधार आता है। ठीक, तो ये बात हम यहां कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात अब करेंगे हम लोग। नेक्स्ट बात में अगर चलें तो हम एक स्टेटमेंट यहां दे सकते हैं कि जो अपना मैग्नीज है, कौन है? मैग्नीज है। सर ये मैग्नीज जो है ना स्टील को हार्ड बना देता है। हाँ, तो मैग्नीज इंक्रीज हार्डनेस ऑफ स्टील एंड आल्सो इंप्रूव, और प्रॉपर्टीज को भी इंप्रूव करेगा, आल्सो इंप्रूव टफनेस एंड स्ट्रेंथ। टफनेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक, तो ये स्टील में मैग्नीज का काम है हार्डनेस बढ़ाना और साथ में टफनेस और स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करना, यह इसकी जिम्मेदारी पर आता है। नेक्स्ट बात अगर हम लोग देखें तो एक बात समझिएगा कि अगर मैग्नीज है तो रेल स्टील में FeS फेरस सल्फाइड नाम का कंपाउंड बनने से भी रोकेगा, जिसकी वजह से रेल स्टील की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहेगी। तो ये भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि Mn प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ FeS इन रेल स्टील। ठीक, तो ये बात भी जानते रहिएगा। वैसे मैं एक बात कहूं, एक जरूरी बात कहूं, पॉइंट और क्रॉसिंग के लिए जो हम रेल इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीज वाली रेल, उसको ऑस्टेंटिक मैग्नीज स्टील भी कहते हैं। तो हम यहां स्टेटमेंट ऐसे दे रहे हैं, नोट करके तुम्हारे लिए, द स्टील यूज्ड फॉर point and crossing is also known as AMS। AMS मतलब ऑस्टेंटिक मैग्नीज स्टील, ऑस्टेंटिक मैग्नीज स्टील। तो ये हिसाब किताब है जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये इतनी सारी चर्चाएं हम लोग ने की कि भैया रेल स्टील में क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, हम सारी चर्चा पे चल रहे थे और हमने आपको केमिकल कंपोजिशन रेल स्टील का बता दिया। तो यानी अगर सरल भाषा में आपको कहना हो कि रेल स्टील का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, तो आप कैसे बता पाइएगा? आप सिंपली कहिएगा कि भाई रेल स्टील के केमिकल कंपोजिशन के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो रेल स्टील का केमिकल कंपोजिशन, हाँ, रेल स्टील का केमिकल कंपोजिशन क्या है? तो रेल स्टील का केमिकल कंपोजिशन बताइएगा, ऑर्डिनरी पर्पस के लिए ये है, और पॉइंट एंड क्रॉसिंग जो एक विशेष व्यवस्था है उनके लिए अगर बात करनी हो तो ये देखने को हमें आपको मिलेगा। ठीक, इसी को एसएम भी कुछ लोग कहते हैं। अच्छा देखो, इसमें जो तुमसे कभी सवाल बन सकते हैं कि फास्फोरस का क्या काम है, सल्फर का क्या काम है, तो बता दीजिए कि इंप्योरिटीज के रूप में होते हैं। फास्फोरस बहुत ही घातक है, ये FeS नाम का कंपाउंड बनाता है, जिसकी वजह से ड्यूरेबिलिटी कम हो जाता है। एक प्रक्रिया यहाँ आती है किलिंग ऑफ स्टील, कभी इसके बारे में चर्चा करनी हो तो आप ये बता दीजिए कि किलिंग ऑफ स्टील का मतलब लिक्विड ऑक्सीजन में सिलिकॉन मिलाएंगे, जिसकी वजह से इंट्रैप्ड ऑक्सीजन जो है, इंट्रैप्ड ऑक्सीजन जो है वो इंट्रैप्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? हाँ, इंट्रैप्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगी सर? इंट्रैप्ड ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? इंट्रैप्ड ऑक्सीजन हमारी, हाँ, रिमूव हो जाएगी, और इसी प्रक्रिया को हम किलिंग ऑफ स्टील कहते हैं। नेक्स्ट बात में मैंने तुमसे दो बात कही है कि भाई मैग्नीज जो है ये इंप्रूव करता है हार्डनेस को और साथ ही साथ स्ट्रेंथ और टफनेस को भी। नेक्स्ट बात हमने कहा कि मैग्नीज ये FeS के फॉर्मेशन को भी रोकता है और
जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए हम स्टील इस्तेमाल करते हैं उस स्टील का नाम ऑस्टेंटिक मैग्नीज स्टील भी है। ठीक है, तो इस तरीके से जानते रहिएगा। अगर कोई तुमसे पूछे कि कोरोजन रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस स्टील है, तो भैया कौन सा है? ऑस्टेंटिक मैग्नीज स्टील है, हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस वाली। तो यही है जिसके लिए हम लोग कभी चर्चा करेंगे। तो इतनी बात दोस्तों ये स्टील के कंपोजिशन में थी। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है कौन सा? नेक्स्ट टॉपिक है कि रिक्वायरमेंट क्या है एक आइडियल रेल सेक्शन की। रिक्वायरमेंट मतलब एक आइडियल रेल का सेक्शन जो हम बनाएंगे वो कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि एक रेल का जो आइडियल सेक्शन हम बनाएंगे वो किस तरीके का होना चाहिए कि हम उसे आइडियल रेल सेक्शन माने। अगर इस बात पर चले तो हमने यहां कुछ बातें लिख रखी हैं जिनमें 3-4 क्राइटेरिया मैंने मेन मेंशन किए हैं। मैंने कहा कि द रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल रेल सेक्शन आर, तो पहला रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि द रेल सेक्शन शुड हैव मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कंसिस्टेंट विद स्ट्रेंथ, स्टिफनेस एंड ड्यूरेबिलिटी। कह रहे भैया स्ट्रेंथ, स्टिफनेस और ड्यूरेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए रेल स्टील के एक एक बिट का फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मतलब रेल में कहीं भी स्टील फालतू नहीं होनी चाहिए। एक एक बिट का मतलब एकदम छोटे छोटे कण जो आप उस रेल स्टील में रेल स्टील का लगा रखे हैं, हर एक पार्टिकल का फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। लेकिन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए, स्ट्रेंथ को, ठीक, स्टिफनेस को और ड्यूरेबिलिटी को। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट बात दूसरी करते हैं कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेल स्टील, ये देखो सीजी हमेशा कहां होनी चाहिए। अगर रेल स्टील आपकी ऐसी रेल सेक्शन बन के आपका ऐसा आने वाला है तो याद रखिएगा कि सीजी जहां तक हो सर सेंटर में पड़े। इसका फायदा क्या होगा कि जब सीजी सेंटर में पड़ेगा तो टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस ये जो होंगे ना, अगर इनकी बात करेंगे तो ये मैक्सिमम टेंसाइल और कंप्रेसिव जो होंगे ये इक्वल बनेंगे। तो यहां हम कह रहे हैं कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेल सेक्शन शुड बी प्रेफरेबली बी वेरी क्लोज टू द मिड हाइट, ये देखो मिड हाइट के क्लोज होना चाहिए ऑफ द रेल सो दैट द मैक्सिमम टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ये दोनों क्या हो, ये दोनों क्या हो सर? इक्वल हो। तो ये बात यहां पर बड़ी जरूरी थी जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट बात, थर्ड पॉइंट कह रहे हैं कि अ रेल प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ हेड। एक रेल में क्या क्या होगा? हेड होगा, अच्छा वेब होगा और फुट होगा। 3 पार्ट रेल में आपको देखने को मिलेंगे। इन तीनों पार्ट को हम आगे चलकर एक्सप्लेन करेंगे आपको कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। ठीक, एंड देयर शुड बी एन economical and balanced distribution of metal in its various components so that the each of them can fulfill its requirement properly। कह रहे हैं कि भैया देखो रेल में उसके क्रॉस सेक्शन में 3 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे और तीनों कंपोनेंट में मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार बैलेंस होना चाहिए कि उनकी एक बिट का फुल यूटिलाइजेशन हो सके और वो अपना काम अच्छी तरीके से निभा सके। तो अब आपके दिमाग में आएगी सर वो कौन कौन से सेक्शन है, थोड़ा हमको दिखाइए। मैंने कहा भैया ये रेल स्टील है, ये रेल स्टील है। इस रेल स्टील में ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये पोर्शन, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये पहला पोर्शन कहलाता है दिस इज हेड, क्या कहलाएगा? हेड। दिस इज वेब, क्या कहलाएगा? वेब। और दिस इज थर्ड पोर्शन, दिस इज फुट, क्या कहलाएगा? फुट। ये 3 अलग अलग कंपोनेंट है जिनकी हम बात कर रहे थे कि रेल स्टील में क्या क्या होता है। तो रेल स्टील में ये कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि पहले हमें इनको समझना होगा। द रिक्वायरमेंट एज वेल एज द मेन कंसिडरेशन फॉर द डिजाइन ऑफ द रेल ऑफ these rail components are as follow। कह रहा भैया देखो एक तो जो जरूरत है उसको और जो रिक्वायरमेंट है इन रेल सेक्शन की उनको ध्यान में रखते हुए हम कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं। उन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो हमने कहा भैया बातों को कर लीजिए, क्या समस्या है, क्यों कर लिया जाए। अच्छा, पहला पोर्शन है हेड। कौन सा पोर्शन है? हेड। इसकी चर्चा करनी है। कह रहा द हेड ऑफ द रेल्स शुड हैव एडिक्वेट डेप्थ टू अलाउ वर्टिकल वियर। कह रहा भैया देखो अगर तुम्हारा ये जो हेड है इसकी गहराई पर्याप्त नहीं हुई तो जब इस पर ट्रेन चलेगी तो ये घिसेगा और घिसेगा तो सर ये धीरे धीरे ऊपर से कटता हुआ खत्म होता हुआ चला जाएगा। तो सर आपका रेल कुछ दिन बाद वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पर्याप्त गहराई होनी चाहिए ताकि वियर जितना हो सके उस परमिशबल लिमिट तक उसे अलाउ करवा पाए ये। ठीक, अच्छा नेक्स्ट बात करें, एंड आल्सो सफिशिएंट वाइड सो दैट नॉट ओनली वाइडर रनिंग सरफेस अवेलेबल बट आल्सो द रेल हैज द डिजायर्ड लैटरल स्टिफनेस। कह रहा भाई देखो ऐसा है ना कि इसकी आपने गहराई की तो बात कर ली, ये चौड़ाई भी ये वाली इतनी पर्याप्त होनी चाहिए ताकि एक चौड़ा सरफेस चलने के लिए मिले। और दूसरी बात लैटरल स्टेबिलिटी रेल की बनी रहे, इस बात का भी ध्यान रहे आपको। ठीक है, तो इसको आपको इसकी विड्थ और डेप्थ को इस तरीके से डिजाइन करना है हेड के पोर्शन को। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात है वेब की। द वेब शुड बी सफिशिएंटली थिक सो दैट विथस्टैंड द स्ट्रेस अराइजिंग ड्यू टू द लोड बोर बाय इट्स
आफ्टर फॉलोइंग एन नॉर्मल कोरोजन। कह रहा है भाई देखो ऐसा है ना कि ये वेब की मोटाई कम से कम इतनी तो हो कि कोरोजन जो हो उससे कोई बड़ा फर्क ना पड़े और ये सफिशियंटली क्या हो, स्ट्रांग बना रहे अपने ऊपर आने वाले लोड को सहने के लिए। थर्ड पॉइंट बता रहे हैं सर फूट, कह रहे हैं द फूट शुड बी सफिशिएंट थिक, हाँ सफिशिएंट थिकनेस होनी चाहिए टू बी एबल टू विथस्टैंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। कह रहा भैया देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जो भी लगेंगे ना, ये फूट कम से कम इतना चौड़ा होना चाहिए कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को न्यूट्रलाइज करने में कैपेबल हो और आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। ठीक, तो ये हिसाब किताब इनका था। अब एक टर्म आता है फिशिंग एंगल। क्या टर्म आता है? फिशिंग एंगल। और दूसरा टर्म आता है हाइट ऑफ रेल। तो इस हाइट ऑफ रेल के बारे में बात करनी हो कि भैया रेल कितना हाइट वाला होना चाहिए। और दूसरा टर्म आता है फिशिंग एंगल। देखो रेल सेक्शन जो आते हैं ये स्टैंडर्ड लंबाई में आते हैं। स्टैंडर्ड लंबाई कहने का मतलब क्या है कि भैया या तो ये 13 मीटर यानी 12.8 मीटर मीटर गेज के लिए, और नैरो गेज के लिए 11.8 यानी 12 मीटर के आएंगे। 12 और 13 मीटर के स्टैंडर्ड लेंथ में आते हैं। तो इनको हमको क्या करना पड़ता है, जब कंटिन्यूअस रेलवे ट्रैक चाहिए तो जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ना पड़ता है, तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, इसी में एक रेल को दूसरे रेल के साथ जोड़ने के लिए हम यहाँ एक प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। उस प्लेट को बोलते हैं फिशिंग प्लेट। क्या बोलते हैं? फिश प्लेट। क्या बोलते हैं? फिश प्लेट। लेकिन ये जो फिश प्लेट यहाँ लगेगी, जिस एंगल पर लगेगी इसी प्लेन को क्या नाम देते हैं? जिस पोर्शन में लगेगी इसी प्लेन को हम नाम देते हैं फिशिंग प्लेन। क्या नाम देते हैं? फिशिंग प्लेन। तो उसके बारे में भी आपको बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई ऐसा है कि दिस मस्ट इंश्योर प्रॉपर ट्रांसमिशन ऑफ लोड फ्रॉम द रेल टू द फिश प्लेट। कह रहा है रेल से फिश प्लेट को ट्रांसफर लोड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिशिंग एंगल ऐसा हो। ठीक, दूसरी बात हाइट ऑफ रेल के बारे में कह रहे हैं कि हाइट शुड बी एडेक्वेट सो दैट द रेल हैज सफिशिएंट वर्टिकल स्टिफनेस एंड स्ट्रेंथ एज अ बीम। बीम की तरह ये प्रॉपर वर्टिकल स्टिफनेस और सफिशिएंट स्ट्रेंथ दिखाए, तो इस तरीके से ये होना चाहिए। तो एक आइडियल रेल के इतने रिक्वायरमेंट है जो मैंने आपको बताई है। ठीक, अच्छा अब हमारे सामने अगली बात है, नेक्स्ट बात। ये तो हम समझ गए कि रेल कैसा होना चाहिए। अब बात करनी है टाइप्स ऑफ रेल की। रेल कितने प्रकार का होता है। तो रेल की अगर बात करें तो 3 प्रकार के रेल सेक्शन देखने को मिलते हैं। पहला रेल सेक्शन ये, दूसरा रेल सेक्शन ये और तीसरा रेल सेक्शन ये। 3 प्रकार के रेल सेक्शन देखने को मिलते हैं। पहले रेल सेक्शन पर हम बात करेंगे। हम इस वाले रेल सेक्शन को डबल हेडेड रेल बोलते हैं, दूसरा है बुल हेडेड रेल और तीसरा है फ्लैट फुटेड रेल, या इसी को स्टैंडर्ड रेल सेक्शन के रूप में भारत में अपनाया जाता है। इसी में देखो मैंने अभी जो बात की थी फिशिंग एंगल की, ये देखो ये फिशिंग एंगल आपको दिखने में आ रहा है ना, ये फिशिंग एंगल है। ठीक है, फुट वाला पोर्शन, वेब वाला पोर्शन, हाइट, हेड सब कुछ यहाँ नीट एंड क्लीन है। तो इन दोनों का कहीं विशेष जगह पे इस्तेमाल होगा, हम बताएंगे कि कहां कहां कैसे कब क्या करना है। ठीक, अच्छा अब आते हैं मुद्दे पर। पहला रेल है डबल हेडेड, लेकिन इसके पहले मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो सबसे पहली बात यह है कि रेलवेज के लिए सबसे पहले अगर कोई सेक्शन कभी अडॉप्ट किया गया था तो वो कौन सा सेक्शन अडॉप्ट किया गया था? डबल हेडेड। कौन सा? डबल हेडेड। ठीक, और इंडियन रेलवे मानक रेल के रूप में यानी स्टैंडर्ड रेल के रूप में कौन सा? फ्लैट फुटेड रेल को अडॉप्ट करती है। किसको अडॉप्ट करती है? फ्लैट फुटेड रेल को। मानक रेल के तौर पर इसी को अडॉप्ट किया जाता है। अब अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में जितनी भी रेलवे ट्रैक हैं उनमें 90% के आसपास फ्लैट फुटेड रेल ही इस्तेमाल होता है। तो मैं कुछ जरूरी पॉइंट लिखूंगा और जरूरी पॉइंट ये है, द फर्स्ट रेल यूज्ड आ डबल हेडेड। डीएच लिख दूं? लो भैया पूरा लिख देते हैं, डबल हेडेड रेल सबसे पहले इसी का इस्तेमाल हुआ था। ठीक, अच्छा दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात है बुल हेडेड रेल। बुल हेडेड रेल की बातचीत करेंगे अभी, लेकिन हम दूसरी बात यहां करने वाले हैं कि इंडियन रेलवे किसको अपनाता है। तो इंडियन रेलवे अडॉप्ट फ्लैट फुटेड रेल एज स्टैंडर्ड रेल। स्टैंडर्ड रेल के तौर पर फ्लैट फुटेड रेल का ही इंडियन रेलवेज इस्तेमाल करती है, ये याद रखिएगा। आपको एक बात बतानी है कि सबसे पहले द फर्स्ट रेल यूज्ड फॉर रेलवे, ऐसे लिख लो यहां पे सर, यूज्ड फॉर रेलवेज,
चाहे जहां पूरे विश्व में बात करिए तो पूरे विश्व में भी अगर कोई पहले इस्तेमाल हुई थी सबसे पहले, तो कौन सी इस्तेमाल हुई थी सर? यही वाली इस्तेमाल हुई थी, इसीलिए इसको ऐसे लिख दे रहे हैं कि डबल हेडेड इस्तेमाल हुई थी, डीएच। ठीक है, कौन सी इस्तेमाल हुई थी? डीएच। ठीक है, अच्छा। और फ्लैट फुटेड, इसी रेल को इंडिया जो है मानक रेल के तौर पर अपनाती है। आपको ये बात भी जाननी है। एक बात और जाननी है कि पूरे विश्व में उपयोग की जाने वाली रेल का 90%, हाँ, अकेले कौन सा रेल कंटेन करती है? फ्लैट फुटेड। टोटल रेल used in world used in world 90% फ्लैट फुटेड टाइप। इस बात को मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूं आपके लिए कि भैया पूरा वर्ल्ड में जितना रेलवे इस्तेमाल होता है, रेल इस्तेमाल होता है, उसका 90% किस टाइप का है? फ्लैट फुटेड टाइप का ही है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब आप इस बात का ध्यान रख लेंगे तो हम लोग आगे चलते हैं और कहानी का दूसरा हिस्सा देखते हैं। मतलब अभी तक हमने क्या बात की कि रेल क्या है, तो आपने कहा कि किसी रेलवे ट्रैक पर बिछाए गए इस्पात के वो दो पैरेलल गर्डर जिन पर रेल आपकी ट्रेन दौड़ेगी, वही दोनों पैरेलल गर्डर्स जो हैं रेल के नाम से जाने जाते हैं, जिनके फंक्शंस मैंने आपको पीछे बता दिए हैं कि ये रोलिंग लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, रेलवे ट्रैक को कंटिन्यूटी देते हैं, लैटरल स्टेबिलिटी देते हैं। हाँ, ये सारी चीजें मैंने आपको पीछे बता दी है। कंपोजिशन बता दिया, दो तरह के कंपोजिशन आते हैं, एक हाई कार्बन स्टील और एक कौन सा? मैग्नीज स्टील। दोनों बता दिया कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा और कौन सा नॉर्मल ऑर्डिनरी रेलवे ट्रैक के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात में आएगी भाई ये रेलवे ट्रैक में जो आपका रेल है, इसके आइडियल रिक्वायरमेंट क्या है, इसके सेक्शन के कौन कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं? तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, हेड, वेब और फुट। ठीक है, और रेल आपकी तीन प्रकार की होती है, डबल हेडेड और बुल हेडेड और फ्लैट फुटेड। तो ये कहानी मैंने आपको पीछे बता रखी है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, अगला हिस्सा देखने कि सर जी पहला रेल है, द फर्स्ट टाइप ऑफ रेल, दिस इज डबल हेडेड रेल। इसी की बात कर रहे थे। ये डबल हेडेड रेल आप देखें तो ये दोनों पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, यानी हेड और वेब, दोनों में मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। हाँ, दोनों में मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये हेड है, ये फुट है और ये वेब है। तो यहां मैं ऐसे खींच के लिख रहा हूं आपके लिए, सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल मतलब स्टील का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। एक बात तो ये आप समझ गए, लेकिन याद रखिएगा कि डबल हेडेड रेल में हमेशा हम चेयर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? चेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो चेयर अरेंजमेंट के साथ ही हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। किसके साथ? चेयर अरेंजमेंट के साथ ही प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये कहानी समझ गए? अच्छा, शुरुआती दौर में इसी का इस्तेमाल होता था। हाँ, फर्स्ट रेल यूज्ड, रेल सेक्शन जो हम इस्तेमाल किए थे वो यही था। ठीक है, कि चेयर के साथ ही हम इनका इस्तेमाल करते थे। ठीक है भाई। अच्छा, अब दूसरी बात करेंगे। दूसरी बात है अपनी बुल हेडेड रेल की, सेकंड वन। बुल हेडेड रेल की बात करो तो भैया ये रहा हेड, ये रहा वेब और ये रहा फुट, ये रहा फुट। और मटेरियल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये देखो, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल का जो है हेड में ज्यादा है, फुट में कम है। तो यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन हेड इज मोर देन फुट। एक बात तो कही जा सकती है, हाँ, मोर देन फुट, फुट से ज्यादा है, तो ये तो हम सिंपली कह सकते हैं। लेकिन और बात अगर हम लोग करें तो हम अगर कहें तो भाई ऐसा है कि ये जो हम लोग इसका यूज करते हैं तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर यूज करते हैं, आज भी यूज होता है। तो क्या लिख सकते हैं? दीज रेल्स आर यूज्ड ऑन पॉइंट एंड क्रॉसिंग, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। और इनके लिए भी हम जो है चेयर का इस्तेमाल करते हैं। इनके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? चेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
तो दो बातें हम लोग ने कर ली। एक तो बताया कि भैया ये फ्लैट फुटेड रेल कौन सी रेल है, कौन सी सबसे पहले पूरे विश्व में इस्तेमाल की गई थी, और आगे चलकर हमारी चर्चा का ये विषय आया कि सर रेल का डायमेंशन क्या लेकर चलेंगे। नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज फ्लैट फुटेड रेल। क्या बोलेंगे? फ्लैट फुटेड रेल, या इसी को कुछ लोग स्टैंडर्ड रेल बोलते हैं। कुछ लोग कौन? इंडियंस। स्टैंडर्ड रेल, ठीक, स्टैंडर्ड रेल भी बोलेंगे आप इसी को। या इसी का एक नाम है विग्नॉल्स रेल। हाँ, क्या नाम है? विग्नॉल। चार्ल्स विग्नॉल ने इसकी खोज की थी, तो इसे विग्नॉल रेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विग्नॉल रेल भी कहते हैं। तो ये इसका इतना, ये तीन नाम है कि विग्नॉल रेल भी कहा जाता है, आप इसे विग्नॉल रेल भी कहते हैं, या फिर इसी को, हाँ, इसी को किस नाम से जानते हैं? स्टैंडर्ड रेल सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब एक बात आपको करनी है, वो सबसे जरूरी है कि इस रेल की खोज 1836 में चार्ल्स विग्नॉल की थी, इसीलिए जो है इसका नाम विग्नॉल रेल भी पड़ा। तो मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं, इन्वेंटेड बाई चार्ल्स विग्नॉल। चार्ल्स विग्नॉल इन 1836, 1836। हाँ, कब किया था इन्होंने? 1836 में खोजा था, इसीलिए हाँ नाम क्या देते हैं? विग्नोल्स रेल। ये भी नाम हम इसको देते हैं। अब इस रेल की अगर बात करें तो इस रेल में हाँ सबसे बड़ी माप जो होगी, सबसे बड़ी माप इसकी हाइट होगी, ठीक है। और दूसरी बात अगर कभी करनी हो आपको, हाँ, द हाईएस्ट डायमेंशन, आपसे क्वेश्चन बनता है कि रेल में सबसे बड़ी माप कौन सी होती है, तो क्रॉस सेक्शन में सबसे बड़ी माप सर ये हाइट जो है, ये सबसे बड़ी माप होगी इसमें। दिस इज द हाईएस्ट डायमेंशन, सबसे बड़ी माप यही देखने को आपको मिलेगी। तो एकदम सरल भाषा में हम लोग बात करेंगे, कोई टेंशन वाला काम है ही नहीं है ना। तो हम चलें यहां थोड़ी बात करते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं भाई? लिख सकते हैं कि रेल की सबसे बड़ी माप, ऐसे लिख रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड रेल की सबसे बड़ी माप इसकी हाइट ऊंचाई होती है। सबसे बड़ी माप हाइट है, ठीक है। अच्छा, कभी तुमको ये जानना हो कि डायमेंशन क्या होगी इनकी, हाँ, तो इन डायमेंशंस पर भी हम चाहें तो चर्चा कर सकते हैं कि क्या डायमेंशन इन रेल सेक्शन की हम लेकर चलते हैं। अगर आपको कभी बात करना हो कि भैया इस रेल में बताइए कि ये डायमेंशन कितना होता है, ये वाला, हाँ, तो अगर हम लोग इन डायमेंशंस की बात करते हैं तो इनकी विड्थ जो लेते हैं, हाँ, किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं बुल हेडेड की, तो टॉप विड्थ लेकर चलते हैं 68.7 mm। अगर इसकी चर्चा कर रहे हैं तो ये लेकर चलते हैं 68.7 mm, ठीक है, 68.7 mm। अच्छा, दूसरी बात, इस डेप्थ की बात करते हैं, ये डेप्थ यहां तक काउंट होगा। अगर इस डेप्थ की बात करते हैं, दिस डेप्थ इज टेकन एज, हाँ, टेकन एज 45.3 mm, ठीक। नेक्स्ट बात अगर हमको करनी है कि वेब की मोटाई की बात करने वाले हैं कि ये थिकनेस कितनी होगी, हाँ, वेब की, तो वेब की ये थिकनेस जो है सर ये 18.3 mm लिया जाता है। कितना लेते हैं? 18.3 mm, ठीक। अच्छा, फुट की बात करेंगे तो फुट जो है ये 61 mm का होता है। कितना होता है? 61.5 mm का, 61.5 mm का, ठीक है। तो ये इनके डायमेंशन लेकर चले जाते हैं, जो आपको जानना होता है, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक। फुट की मोटाई कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये फुट की मोटाई कितनी होगी, तो दिस इज 33 mm, 33 mm होता है। और अगर टोटल हाइट की बात करें, टोटल हाइट फ्रॉम हियर टू हियर, हाँ, सबसे टोटल हाइट की बात करें तो ये टोटल हाइट हम आप लेकर चलते हैं 140.9 mm, 140.9 mm। ये विजिबल तो है ना? हाँ, ठीक है, बोल रहा हूं तो शायद आप लिख पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप देखकर इसे समझ लीजिएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट बात आती है सर कि भाई एक बात बताइए,
इस बुल हेडेड में क्या डायमेंशन रखते हैं, बुल हेडेड की डायमेंशन की भी बात आपको करनी होगी। मुझे पता है कि भाई आप ये भी डायमेंशन की बात करना चाहेंगे, तो हम इस बुल हेडेड डायमेंशन की अगर बात करें तो टॉप विड्थ, ये जो हम लेकर चलते हैं टॉप विड्थ, हाँ, बुल हेडेड रेल का टॉप विड्थ लेकर जो चलते हैं 69.9 mm लेकर चलते हैं, 69.9 mm। ठीक, अच्छा, इसके हेड की विड्थ, डेप्थ जो लेकर चलते हैं 44, कितना लेकर चलते हैं 44, सारे डायमेंशन में एमएम लिख रहा हूं, 44.5 mm लेकर चलते हैं। इसकी फुट की जो डेप्थ की बात करने वाले हैं, ये भी 44.5 mm ही होता है। फुट और हेड दोनों में सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये भी 44.5 mm ही होगा। अगर बॉटम विड्थ की बात करते हैं तो बॉटम विड्थ भी सेम होगी, जो टॉप पर है वही 69.9 mm। ठीक, ये हिसाब किताब इनका एकदम क्लियर रहता है, टॉप एंड बॉटम दोनों इनके सेम होंगे। नेक्स्ट अगर बात करनी है आपको कि वेब की मोटाई कितनी होती है, ये डायमेंशन, हाँ, ये डायमेंशन वेब की मोटाई की बात करनी है तो 19 mm होता है। कितना होता है, 19 mm होता है। ठीक है, नेक्स्ट कभी अगर आपका मन करे कि टोटल हाइट जानना चाहते हैं आपकी, तो 152, कितना होता है 152.4 mm। ठीक, समझ गए, तो इतना डायमेंशन हम इनका लेकर चलते हैं। टोटल हाइट, ये डायमेंशन चलती है इनकी, जो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, कि आपको बताना पड़ता है, तो आप बताइएगा जब भी पूछा जाए। अब नंबर आता है कि भैया ये सब तो ठीक है, हमको एक काम कीजिए, इस फ्लैट फुटेड रेल का बताइए। मैंने कहा इस फ्लैट फुटेड रेल का हम लोग ऐसे नहीं सीखेंगे, फिर कैसे सीखेंगे? फ्लैट फुटेड रेल की हम डायमेंशन जो है, फ्लैट फुटेड रेल का जो डायमेंशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो डायमेंशन हम लोग इससे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लैट फुटेड रेल के डायमेंशन को हम अलग अलग नामों से जानेंगे और अलग अलग तरीके से मेंशन आउट करेंगे। जैसे ये देखो, टॉप विड्थ को सी से लिखेंगे, हाँ, इसी को स्टैंडर्ड मान के चलना है, तो इसको आगे चलकर मैं एक एक रेल का, अलग अलग तरह के रेल सेक्शन इंडिया में अडॉप्ट होते हैं अलग अलग तरह के रेलवे ट्रैक के लिए, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी आइए मुद्दे पर। तो अपना मुद्दा कहां है, यहां तक बात हम लोग ने कर ली कि 3 तरह के रेलवे सेक्शन आते हैं, जिनमें स्टैंडर्ड जो है वो फ्लैट फुटेड रेल को ही माना जाता है। अब अपना अगला बात आता है कि हम डिजाइन कैसे करें स्टैंडर्ड रेल सेक्शन का, मतलब स्टैंडर्ड रेल सेक्शन में मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें और कितना लिया जाए। तो देखो, सबसे जरूरी बात तो यह है कि जो रेल्स को हम डिजाइन करते हैं वो वेट पर यूनिट लेंथ किया जाता है। यानी रेल का 1 मीटर रेल का, आप ऐसे समझो कि 1 मीटर रेल का ये रेल सेक्शन है, अगर आपकी ये रेल सेक्शन है, तो इस रेल सेक्शन का 1 मीटर लंबाई का कितना, 1 मीटर लंबाई का, हाँ, 1 मीटर लंबाई का जो क्या होगा लेंथ, 1 मीटर जो हम लेकर चल रहे हैं, इस 1 मीटर लंबाई का जो भार होगा उसी के हिसाब से हम डिजाइन करते हैं। तो वेट पर यूनिट लेंथ के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो पहली बात समझिएगा कि रेल, स्टैंडर्ड रेल सेक्शन का डिजाइन हम करते हैं वेट पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। लेकिन अब दिक्कत यह है कि 2 तरह के सिस्टम चलते हैं। जब इंडिया में रेल आई थी तब उस समय जो है ये फुट पाउंड सिस्टम चलता था, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश स्टैंडर्ड। और बाद में अब हम लोग जो है डेवलप हो गए, तो भैया या तो हमको क्या चाहिए, यूनिफॉर्म सिस्टम चाहिए, या फिर हम मैट्रिक सिस्टम में बात करेंगे। तो यहां जो है अगर चलें तो वेट पर यूनिट लेंथ में अगर बात करनी हो, तो जब एफपीएस सिस्टम हो तो उसमें वेट लिया जाता है पाउंड पर यार्ड में, और अगर मैट्रिक सिस्टम है तो वेट लिया जाता है किलोग्राम पर मीटर में। यानी रेल सेक्शन का डिजाइन जो हम लोग करते हैं किलोग्राम पर मीटर में करते हैं या पाउंड पर यार्ड में करते हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि रेल सेक्शन का डिजाइन वेट पर यूनिट लेंथ में किया जाता है। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो आपको ये वाली बात हमेशा याद रखनी है कि भैया रेल सेक्शन का डिजाइन हम जो है वेट पर यूनिट लेंथ के हिसाब से करते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई कहता है कि कोई रेल सेक्शन है 52 kg पर मीटर, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा है कि उस रेल सेक्शन की 1 मीटर लंबाई का जो भार होगा वो 52 होगा। कितना होगा? 52 kg होगा। ठीक, अच्छा, अब एक बात कि कितने केजी स्टील लगाना है, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि भैया कितना केजी स्टील लगाएं रेल सेक्शन बनाने के लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितने केजी स्टील लगाए, तो समझिए कि ये 4 बातों पर डिपेंड करता है, और ये 5वीं बात भी है एक जिस पर आपको ध्यान देना है। तो वेट जो है रेल सेक्शन का, ये डिसाइड किया जाता है इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए। पहला कि जो रेल हम आगे चलकर जिस रेलवे ट्रैक पर इस्तेमाल करने वाले हैं वहां मैक्सिमम एक्सल लोड कितना आता है, मतलब ट्रेन का एक्सल लोड कितना है। दूसरा, परमिशिबल स्पीड कितनी है। तीसरा, डेप्थ ऑफ बैलास्ट कुशन कितना है। चौथा,
टाइप एंड स्पेसिंग ऑफ स्लीपर, किस तरह का स्लीपर इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी स्पेसिंग क्या है, और अदर मिसलेनियस फैक्टर, कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। और इतनी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रेल सेक्शन के 1 मीटर लंबाई में कितना भार लगाना है इसका निर्णय लिया जाएगा। आगे चलकर मैं और डिटेल में इसे सिखाऊंगा आपको, परेशान मत होइएगा। तो यहां अगर बात करनी हो, जैसे द स्टैंडर्ड रेल सेक्शन इन इंडिया, स्टैंडर्ड रेल सेक्शन कौन कौन से भारत में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो स्टैंडर्ड रेल सेक्शन के तौर पर भारत में इस्तेमाल होता है 60 केजी, 52 केजी, 90 केजी, 75 आर, 60 आर, और कौन सा 60 आर के बाद हमें देखने को मिलेगा कौन सा 50 आर। इतने रेल सेक्शन इंडिया में स्टैंडर्ड रेल सेक्शन इस्तेमाल होते हैं। अगर कहीं मान लीजिए ऐसे लिखा है कि 60 MR, MR का मतलब क्या है, मीट्रिक रेल, क्या है, मीट्रिक रेल, इसका मतलब क्या है, इसका जो वेट होगा 60 केजी पर मीटर होगा, ये लिखा जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अगर वहीं कहीं लिखा है, क्या लिखा है भाई 90 आर, क्या लिखा है 90 आर, 90 आर का मतलब क्या है, ये है रिवाइज्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड सेक्शन या ब्रिटिश रेल सेक्शन। तो आप इसके हिसाब से बात करना हो तो इसका मतलब 90 आर का मतलब क्या है, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, और इसका जो भार लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 90 पाउंड, 90 पाउंड पर यार्ड, 90 पाउंड पर यार्ड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि भैया ये 90 पाउंड पर यार्ड होगा, पाउंड पर यार्ड। तो इस तरीके से हम लिख पाएंगे और इस तरीके से ही आपको समझना है। तो भारत में अभी जो रेल सेक्शन, स्टैंडर्ड रेल सेक्शन अडॉप्ट कर रहे हैं हम लोग, वो कौन से स्टैंडर्ड रेल सेक्शन है, तो आप समझते चलिए कि भारत में अभी तक स्टैंडर्ड रेल सेक्शन के तौर पर 60, 52 केजी, 90 आर, 75 आर और 60 आर और 50 आर, अलग अलग तरह के रेलवे ट्रैक पर ये इतने इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अभी भारत ने क्या किया है लास्ट में, पिछले कुछ दशकों में इन्होंने क्या किया है कि दो बड़े रेल सेक्शन, पहले तो यही इस्तेमाल होते थे, यही वाले मोस्टली, लेकिन जो है अभी बाद में इन दो रेल सेक्शन का, इनका और इनका, यानी 52 केजी और 60 केजी को इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि हैवी लोड, एक्सल लोड सहा जा सके और साथ में ट्रेन की स्पीड को भी बढ़ाया जा सके। इस पर्पज के लिए ये हम इस्तेमाल करना शुरू किए हैं। अच्छा, यहां मैंने दो बात आपको लिखी है। मैंने कहा कि भाई other rails are designed as per revised British standard specification, designed in FPS unit through their dimension and weight are now in the metric units in the nomenclature। अब ये जो बात हम कह रहे हैं, इस बकवास बात का कोई विशेष मतलब नहीं है। हम जहां भी लिखेंगे रेल को, आज हम हमेशा डिजाइन करेंगे वेट पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में, वेट पर यूनिट लेंथ में डिजाइन करेंगे। और अगर आपको ये लिखना है तो आप इसे क्या लिखेंगे, किलोग्राम पर मीटर में लिखेंगे और बनाएंगे हमेशा इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। लेकिन एक बात समझिए, अगर कहीं आर लिखा है यानी ये रिवाइज्ड ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, और अगर आपको डिजाइन करना है तो आप इसे पहले किलोग्राम पर मीटर में चेंज कर लीजिए, फिर डिजाइन कर दीजिए, सिंपल है ना। तो हम ये चेंज करना भी आपको सिखाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि क्या मामला चलेगा। अच्छा, एक जरूरी बात मैंने आपके लिए और लिखा है कि भाई आगे चलकर भविष्य में ट्रैफिक, फ्यूचर ट्रैफिक जो आएगी इंडिया में वो ज्यादा हैवी होगी, और ज्यादा हैवी होने के साथ साथ एक और बात आएगी। वो बात क्या है, वो बात क्या है, तो अगर उस बात पर चलना हो तो हम लोग एक बात कह सकते हैं कि भैया हैवी ट्रैफिक तो आएगी और साथ साथ एक और समस्या आएगी। वो समस्या क्या है, हैवी ट्रैफिक के साथ साथ एक और समस्या आने वाली है कि हमें ट्रेनों की स्पीड ज्यादा चाहिए होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए IRST 1/2009 जो है ये स्टैंडर्डाइज करता है दो हैवियर सेक्शन को, और जिनका अभी वर्तमान में प्रयोग शायद नहीं हो रहा है। वो है 68 केजी, मतलब इनके 1 मीटर रनिंग लेंथ का भार 68 केजी होगा, और ZU 160, तो इसका भी इस्तेमाल करा। ये दो नए सेक्शन सुझाए गए हैं जिनका भविष्य में कभी प्रयोग होगा। ठीक है, अभी नहीं हो रहे हैं ये, तो आप ये बात जानते रहिएगा, इसलिए मैंने ये बात आपसे बता दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहानी पर चलते हैं और कहानी का अगला हिस्सा देखते हैं, ब्रांडिंग ऑफ रेल सेक्शन। और इस ब्रांडिंग को ही हम नेक्स्ट डे आपको पढ़ाएंगे कि कौन कौन सा, किस तरीके से रेल सेक्शन की ब्रांडिंग हम लोग करते हैं, रेल सेक्शन को बताते हैं कि रेल सेक्शन कैसा है, इसका वेट कितना है, कौन सी कंपनी ने बनाया है। रेल सेक्शन पे हर 3 मीटर पर लगभग रेल सेक्शन ऐसे होगा ना, सॉरी,
हर 3 मीटर पर, अगर रेल सेक्शन ऐसा लंबा सा है तो हर 3-3 मीटर पर हमें क्या करना पड़ता है, ब्रांडिंग करनी पड़ती है कि रेल को बनाया किसने है, इसका पर यूनिट वेट क्या है, हाँ, अच्छा, कौन से प्रोसेस से बना है, जैसे ये ओबी लिखा है इसका मतलब है, हाँ, ओपन अर्थ प्रोसेस, बेसिक ओपन अर्थ प्रोसेस से बना है, तो इसको भी हमें आपको समझना है। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो होगा वो टॉपिक बड़ा सिंपल है, उस टॉपिक का नाम है ब्रांडिंग ऑफ रेल। और ब्रांडिंग ऑफ रेल पढ़ने के बाद ही हम लोग जो है अगले टॉपिकों पर अपने मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक आगे चलकर हम देखेंगे कितने तरह के रेलवे ट्रैक इंडिया में बनाए जा रहे हैं और किस रेलवे ट्रैक में कौन सा, हाँ, रेल सेक्शन हम अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं आपसे फिर, और फिर जब मिलेंगे तो हम लोग यही इसी टॉपिक से बातचीत शुरू करेंगे, ब्रांडिंग ऑफ रेल से। आई होप कि आज की पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी और हम लोग कुछ नया आज जरूर सीख पाए होंगे। चलिए, धन्यवाद।